आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं निधि उत्सरिया वधवा। सबसे पहले मैं निधि का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ढेर सारी बधाई देती हूँ। मैं निधि के साथ-साथ अपना भी एक लघु परिचय करवा दूँ। मैं स्वयं रचना भाटिया हूँ और 2006 बैच की आरएएस ऑफ़िसर 13वीं रैंक पर चयनित हूँ और भाटिया आश्रम की विद्यार्थी रही हूँ। और मुझे खुशी है कि आज निधि तुम 9वीं रैंक पर चयनित हो और तुम भी भाटिया आश्रम की विद्यार्थी हो। तो ढेरों बधाई आश्रम परिवार की तरफ से और आश्रम के जितने भी विद्यार्थी जगह-जगह पदों पर बैठे हैं उन समस्त की तरफ से बहुत-बहुत बधाई निधि। निधि मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि निश्चित रूप से इतनी बड़ी सफलता है, 9वीं रैंक पर तुम राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में आई हो और आरएएस बैच 2021 में 9वीं रैंक पर तुम चयनित हुई हो, तो कैसा फ़ील कर रही हो निधि? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम को, सर को, समस्त भाटिया आश्रम को कि मेरी इस जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज मैं हूँ। मैं आप सब की तरह पहले एक अभ्यर्थी थी और सामने बैठा करती थी। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं मैम के साथ बैठी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, उस दिन ब्रैकेट में एक्चुअली क्या होता है, हमारे रोल नंबर होते हैं और उसके सामने ब्रैकेट के अंदर हमारी रैंक होती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे और बहुत ज़्यादा टेंस थे कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो जब मैंने देखा अपने ब्रैकेट के अंदर कि 9 रैंक थी, तो ऑब्वियसली मेरे और मेरे हस्बैंड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा खुश थे ग्रेट। क्योंकि इस जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ग्रेट निधि। निश्चित रूप से परिवार की सपोर्ट के बिना इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचता और परिवार की खुशी कई बार कैंडिडेट की खुशी से भी ज़्यादा बड़ी होती है, हम सब समझते हैं इसे। और निधि, सबसे पहले मैं चाहूँगी क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत रेलेवेंट रहेगा कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं विद्यार्थियों को। मैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से हूँ। बीएससी में मेरे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी था। एमएससी मैंने बायोटेक्नोलॉजी से किया। जब मैंने शादी के बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के बारे में सोचा, तो चूंकि इसमें सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जीके और जीएस से संबंधित, जिसमें हिस्ट्री, पब एड, एथिक्स, समाजशास्त्र सभी आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से आकर आर्ट्स से संबंधित सब्जेक्ट्स को मेरे लिए पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने उनको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ा और आज आपके सामने वो सफलता मेरी उपस्थित है। तो ये आपका कौन सा प्रयास था? मेरा दूसरा प्रयास था मैम। ओके। तो प्रथम प्रयास और ये जो दूसरा प्रयास है, इनके बीच की तुलना ज़रूर अभ्यर्थियों को बताएं तो उनको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली डूज क्या रहे और डोंट्स क्या रहे। मेरा आरएएस 2018 में 1172वीं रैंक थी और चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मुझे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था और अभी मेरी 9वीं रैंक आई है 1172 से सीधी सिंगल डिजिट में मैंने खुद को कन्वर्ट किया। ग्रेट। उस समय जब मेरा रिजल्ट आया था, मेरी रचना मैम से भी बात हुई थी और प्रवीण सर से भी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले यही बोला कि कोई बात नहीं है, आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, आपकी कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही है, आप उन कमियों पर काम करो, आप उन कमियों पर काम करोगे तो जरूर आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहाँ तक 2018 की बात है, मेरी रिटर्न प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। मैंने अपनी कॉपीज़ मंगवाई, कॉपीज़ में मैंने देखा कि मेरी डायमेंशन मैंने कम कवर किया हुआ था। मैंने डेप्थ ज़्यादा लिख दी थी। जैसे कोई भी प्रावधान अपने से पूछे जाते हैं, तो प्रावधान के अंदर हमें समस्त बिंदुओं को उसके अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी था। मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिखा, उसकी डेप्थ लिखना शुरू किया। उसकी वजह से मैं सारी डायमेंशन कवर नहीं कर पाई और मुझे नंबर कम मिले। साथ ही कोई परिभाषा पूछी, उसमें उदाहरण मैंने नहीं लिखे थे, कोट्स नहीं किए किसी चीज़ को। टेबुलर फॉर्म में अलग अलग फॉर्मेट मैंने, जैसे कि मैम ने हमें बताया भी था स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से चूक हुई इन चीज़ों को लेकर और मैंने वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं किए डिफरेंट। उसकी वजह से वो कॉपी मेरी अलग नहीं लगी अन्य उम्मीदवारों से, अन्य अभ्यर्थियों से, और उसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ी पीछे रही। और मैंने 2021 में उन्हीं समस्त बिंदुओं पर काम किया। मैंने अलग अलग 4-5 फॉर्मेट डिज़ाइन किए जिसके ऊपर मुझे काम करना था। मैंने हर चीज़ के अंदर उदाहरण लिखे और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर देखे मैंने। उसके अंदर जैसे आरपीएससी के पेपर पैटर्न को अपने देखते हैं,
तो हर बार किसी न किसी क्षेत्र विशेष की एक विशेषता जरूर पूछी जाती है। जैसे कभी शेखावटी की, तो मुझे ये था आइडिया कि इस बार भी किसी न किसी भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता जरूर पूछेंगे ये। और इस बार जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र है इसकी विशेषता पूछी थी। तो मैंने उसके अंदर डायमेंशन पहले से ही सेट कर रखे थे कि मुझे 7-8 डायमेंशन को इसके अंदर कवर करना है। जैसे वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ का उच्चावच क्या है, मृदा किस तरीके के, कौन से खनिज होते हैं, वहाँ की कल्चर किस तरीके के हैं। तो इस तरह से 7-8 पॉइंट लिखकर उसको समअप किया और उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं ऑब्वियसली हमें। इसी तरह से परिवार की भूमिका, मुझे पता था कि ये पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो वो फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए एक बार किस प्रकार की प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल अप्रोच के पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने उन चीज़ों को देखा था, एनालिसिस किया था उन्हें। वेरी नाइस निधि, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ पर ठप्पा लग जाता है, स्टैम्प लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, एक प्रयोग होता है और फिर प्रयोग का परिणाम होता है। तो परिणाम से प्रयोग की सफलता पता चल जाती है। तो परिणाम यदि 9वीं रैंक है 2021 में, अब मैं भी आश्रम के विभिन्न अभ्यर्थी समय समय पर आश्रम के बच्चों को संबोधित करते हैं, गाइड करते हैं अगर आकर के, तो वो ये बातें बताते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फील आता है निधि कि ये 2006 में रचना मैम ने किया होगा तो उस समय सही रहा होगा, तो अब 2021 में भी ये उतना ही रेलेवेंट है। उस पर कहीं ना कहीं मैं भी फील करती हूँ निधि कि एक क्वेश्चन सा रहता है। जैसे तुमने खुद 9वीं रैंक पर आने वाली बच्ची ने भी एक्सेप्ट किया कि पहली बार भी ये बातें बताई गई थी, बट उस लेवल पर लागू नहीं की गई। लेकिन जब तक लागू नहीं की गई तब तक रिजल्ट नहीं आया। एंड जब लागू की गई कि वो जो 4-5 बातें पूर्व में कई बार डिस्कस हुई हैं कि किसी मुख्य परीक्षा को लिखते समय हमें ख्याल रखनी है, वो पूर्व में भी जब तक वो लागू नहीं कर पाए तब तक रिजल्ट नहीं आया। तो अभ्यर्थियों से निश्चित रूप से निधि के साथ साथ मैं भी ये इनपुट दूंगी कि सिर्फ सुन लेना मात्र रिजल्ट नहीं लाएगा। जब तक आपकी उत्तर पुस्तिका का ये हिस्सा नहीं बनता है तब तक रिजल्ट नहीं आता है। और निश्चित रूप से निधि को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मॉक इंटरव्यूज आए, तो बहुत ज़्यादा तो अपनी बात नहीं हो पाई, बट जब कभी तुम्हें फील हुआ था, यू फेल्ट द प्रेशर, यू कॉल्ड मी एंड हमारी फ़ोन पर बात होती थी। एंड एज आई रिमेम्बर हमने मॉक इंटरव्यूज जरूर लिए थे। तो दैट टाइम निधि वाज ऑसम। प्रथम अटेम्प्ट में जब मैंने निधि का मॉक इंटरव्यू लिया था तो मैंने महसूस किया था कि नॉलेज वाइज निधि कहीं कमी नहीं थी। तो जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो 9वीं रैंक हुई, तो पूरी तरह से अब हम दोनों सम्मिलित इस पर स्टैंप लगा दें कि जो लिखने का पैटर्न है उस पर काम करने से रिजल्ट जो है वो 1100वीं रैंक से, जो भी क्या रही थी, 1172 से जो है वो 9वीं पर आई। तो मतलब लगभग तकरीबन 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ने की जो क्षमता है वो शब्दों की वजह से आई। तो कृपया करके सभी अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूँगी निश्चित रूप से आश्रम परिवार की तरफ से कि हमें लेखनी पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। निधि ने 2-3 चीज़ें बड़ी खूबसूरत बताई जिसको मैं एकदम पहले भी हम लोग कोट कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली कहूँगी। नंबर 1 कि चूंकि शब्दों की सीमा रहती है 100, 50 एंड 15, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के बजाय प्रश्न को पूरा पूरा कवर ज़रूर करें। क्योंकि कई बार हम निधि होता है कि हम लिख रहे होते हैं और शब्द कंप्लीट हो जाते हैं एंड दैट टाइम हमें याद आता है कि अरे भाई ये तो लिखना रह ही गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस चीज़ के बारे में। तो कुल मिलाकर के पहले एक प्री प्लान ब्रेन में बन जाए कि इस उत्तर में हमें हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या हमें कवर करना है, एंड देन वो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं, तो उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। ग्रेट, अच्छा बताया आपने। एंड 5 अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग रेडी कर पाना, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि वैरायटी रहे। टेबल फॉर्मेशन है, डायग्राम्स हैं, है ना, और शब्दों का चयन है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जो कहती हूँ सदा से कि क्वेश्चन का कोई हिस्सा आंसर में छूट ना जाए। हमें इस पर ज़रूर कंसंट्रेट करना है कि पूछा क्या गया है और हम जवाब क्या दे रहे हैं। जबकि अक्सर हम, मेरे ख्याल से निधि, ये कहते हैं कि जो हमारा प्रिपेयर्ड है वही सारा हम वहाँ उगल देते हैं, है ना। तो मेरे भीतर का टीचर निधि, आज तुम मेरे से रैंक में ऊपर हो तो भी भीतर का जो एक भाव है कि अभ्यर्थियों को सहायता मिले, वो मैं रोक नहीं पाई। एनीवेज निधि, तुम फाइनली अपने जीवन में अपनी इस अनूठी सफलता का क्रेडिट किसको दोगी? किसको दोगी? क्योंकि निश्चित रूप से इतनी बड़ी सफलता के पीछे केवल एक हाथ नहीं होता, बहुत सारे हाथ होते हैं, तब जिंदगी में इंसान यहाँ तक पहुँचता है। मैम, जब मेरी शादी हुई थी 2016 में, मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में मैंने इस जर्नी को शुरू किया था। और सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का इसके अंदर मोटिवेशन और योगदान था कि उन्होंने मुझे खड़ा किया कि नहीं, आपको अपने करियर में अच्छा करना है, क्योंकि मैं शुरू से एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी पढ़ाई में। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको पढ़ना है। मेरा फिर मैंने प्री के ओरिएंटेड स्टडी की थी स्टार्टिंग में। प्री क्लियर हुआ तो मेरे सामने मेंस की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं रिटन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। तब मुझे इनके फ्रेंड ने, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भाटिया आश्रम का हमें बताया, और हम सबसे पहले नीरज जी से मिले थे। नीरज जी वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कैंडिडेट फुल हो गए हैं। तो हमने इतनी रिक्वेस्ट की सर से कि प्लीज़ सर, हमें एंट्री दीजिए इसके अंदर तो सर ने हमारी रिक्वेस्ट मानी कि चलो कोई बात नहीं, आपको हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, आपको अलाउ करते हैं। बीकानेर आश्रम में? बीकानेर आश्रम में। भाटिया आश्रम की बीकानेर ब्रांच बीकानेर को आपने ब्रांच ज्वाइन किया फॉर ज्वाइन रिटर्न? किया था। ओके, हाँ, राइट। ठीक है। और फिर वहाँ से मैंने रिटर्न प्रैक्टिस अपनी शुरू करी, और एक इनिशियल प्लेटफॉर्म के तौर पर मुझे बहुत हेल्प मिली। मुझे लिखना आया कि किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। मेरा जब पहला पेपर था, आप आए भी थे उस समय। हाँ, और कभी-कभी हो जाता हाँ, है। नहीं, मेरा पहला पेपर था, उसी दिन आए थे आप। ओके। आपका उस दिन था, इंटरव्यू था हमारे से, अच्छा। संवाद था। तो मैं आपके सामने ही बैठे थे हम सारे, आपने हमें बता रहे थे कि हमें 5 फॉर्मेट यूज़ करने हैं, उसके अंदर इस तरह से अप्लाई करना है। एग्जैक्टली, आश्रम ये प्रैक्टिसेस रखता है निधि, आपको पता है। अब आपको बुलाया है, एंड इनफैक्ट आप जब बन जाएं, कहीं पहुंच जाए, तब भी बीच बीच में आके जो अपने गुरु भाई हैं उनको आकर के आप एज अ मेंटोर, एज अ गाइड बताते रहें, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। तो हम सब विद्यार्थी आश्रम के कोशिश करते हैं कि बीच बीच में आश्रम में जाएं, और जो अब तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी कहीं भी तैयारी कर रहा है, और मतलब मैंने ये देखा है कि प्रशासनिक सेवा में जितने भी लोग बैठे हैं, जब भी कभी कोई बच्चा चलकर आता है और पूछता है कि सर आप कैसे बने, तो उसका आनंद ही अलग होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम पूछने वाले आते हैं और सभी सहायता करते हैं। यस निधि, प्लीज़। तो फिर मैम ने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं चाहती हूँ यहाँ से कोई एक फीमेल एक टॉपर बने। ग्रेट, एंड तुमने उसे अचीव किया, मेरे और शब्दों मुझे को सच किया। रियली उस समय लगा कि मैम का ये सपना मैं पूरा करूं, अंदर से मुझे लगा। फिर 2018 में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई थी मेरे से ये, तो मैंने उन कमियों पर काम किया, मैम से, सर से बात भी हुई, और फिर मैंने अंततः इस चीज़ को प्राप्त किया। तो निधि ने अभी दो नाम जो हैं लिए, एक तो अपने हस्बैंड का, और मुझे खुशी है, गर्व है कि श्री सन्नी वधवा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी सन्नी जी मंच पर आएँ, क्योंकि शादी के बाद अगर तुमने ड्रीम देखा और उसको तुम सच कर पाई, निधि 6 साल के बच्चे की माँ भी है, मैं बताना चाहती हूँ। तो सन्नी जी को वेलकम करें प्लीज़। वेलकम सन्नी जी, आइए प्लीज़। एंड दूसरा नाम उन्होंने लिया जो बीकानेर आश्रम ब्रांच रन कर रहे हैं, नीरज सर, जिन्होंने निधि को निश्चित रूप से एज अ टीचर ट्रीट किया। मैं नीरज सर को भी कहूँगी कि मोस्ट वेलकम, और वो भी आकर के अपना स्थान ले, जो प्रैक्टिकली टच में रहे। तो निधि ने हमारे सामने दो नामों का जिक्र किया। सन्नी जी वधवा, आप निधि जी के हस्बैंड हैं, और नीरज सर, जहाँ बीकानेर आश्रम में आपने तैयारी शुरू की, और इससे भी बड़ा नाम तुम लेती रही हो, खूब बोलती हो कि नहीं, बहुत क्रेडिट देती हूँ मैं। प्रवीण भाटिया सर ने निसंदेह बहुत योगदान किया। जब स्टार्टिंग में मैंने पहला पेपर दिया था, मेरे मार्क्स भी कम आए थे, तो सर ने पर्सनली मेरी कॉपी मंगवाई, और मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी पर, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर शक मत करो, हमें विश्वास है कि आप टॉप 50 में आओगे। तो प्रवीण सर का जो मेरे ऊपर विश्वास था,
उसने एक मोटिवेशन के तौर पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया और उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया। राइट निधि, बिकॉज ऑब्वियसली टीचर इज ऑलवेज ग्रेट एंड इस सारे, क्योंकि वो तो मेरे भी गुरु हैं, तो हम सब इतने सारे जो विद्यार्थी ईश्वर की दया से, माँ सरस्वती की दया से राजस्थान में विभिन्न पदों पर बैठे जा करके, तो निश्चित रूप से सारी तमाम चीज़ों को छोड़कर और उन्होंने एज अ टीचर हमें, हम पर काम किया, हम सब पर, उसमें तुम भी हो, मैं भी हूँ, एंड एक बड़ी संख्या में बैठे हैं बच्चे अलग अलग पदों पर। इसीलिए खैर निधि की आश्रम से सबका एक इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव है, और जो तमाम आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक फील आता है छोटे भाई बहनों वाला कि उन पर काम हो, उनको हेल्प हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्राउंड टू अर्थ बच्चा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ एक सामान्य परिवार का बच्चा है, वो भी उस पर यहाँ काम जो हो रहा है, निश्चित रूप से वो अच्छी फीलिंग हम सब में पैदा करती है। तो सनी जी, कैसा लगा, क्योंकि मुझे निधि ने बताया था पहले भी पर्सनली एंड अभी भी मंच से भी बताया कि वो 2016 में एक नॉर्मल शादी होकर के आपकी ज़िंदगी में आई, और आज मतलब निश्चित रूप से सोसाइटी बहुत पॉजिटिव हो रही है, सकारात्मक हो रही है, और आप उसका एक उम्दा उदाहरण हैं कि आपने अपनी पत्नी को मोटिवेट किया कि तुम्हें प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कैसा लग रहा है आप उनकी सफलता पर? ये पढ़ाई में तो शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, नो डाउट। ये वैसे मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इसको थोड़ा मोटिवेट किया कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, जितना सपोर्ट हमारे एंड पे आपके लिए हो पाएगा वो करेंगे, जितना भी मैक्स टू मैक्स हो सकता है। तो वही हमने कोशिश की कि इसको पढ़ाया जाए, और ऑलरेडी बहुत ब्रिलियंट थी, तो ब्रिलियंट होने के साथ फ़र्ज़ बनता है कि मैं नहीं, मेरे साथ या मेरे जैसे जितने भी हस्बैंड मिले जिनकी वाइफ पढ़ना चाहती है, ग्रेट, तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ना या ताकि कहीं भी किसी भी बिल्कुल फील्ड में किसी कुछ भी करना फील्ड में, चाहते हैं। किसी ग्रेट, भी चीज़ से रिलेटेड अगर किसी की भी वाइफ सपोर्ट चाहती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट स्पिरिट। जब 2018 का जब इसने पेपर दिया था, जब प्री क्लियर हुआ था, मेंस भी क्लियर हुआ था, और इंटरव्यू भी अच्छा गया था, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं कुछ रिटन प्रैक्टिस की कमी की वजह से इसका रैंक जो है 1172 है। श्योर भी है ना? ये निधि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट तक आ पाई, निश्चित रूप से मैं कल्पना कर सकती हूँ कि देखो निधि वाज वेरी ब्राइट, मैंने उसको देखा था उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड परफेक्टली तैयारी की गई थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। इट वाज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट फॉर टीचर्स इवन। प्रवीण भैया बड़े परेशान थे कि यार निधि की कैसे हो सकता है रैंक ऐसी रही, और उस दौर में आप उसे संभाल कर फिर नेक्स्ट तैयारी में उतार पाए, तो निश्चित रूप से आपके लिए जोरदार तालियां बनती हैं सनी जी। तो उसके बाद उसको यही कहा कि तू आराम से, भाई आप आराम से तसल्ली से पढ़ाई करो, इधर उधर की चीज़ें कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोगों के बीच में बैठे हुए भी है ना कुछ पुश करते हैं कि अच्छा आरएस की तैयारी कर रहे थे, है ना। इनफैक्ट कई जने ऐसे भी बोल चुके हैं कि है ना आरएस की तैयारी आप कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कल को ऐसा ना हो कि आप एलडीसी भी ना रहे, होता है। एंड मैं सनी जी, मैं यहाँ ऐड करूँ कि जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, स्टूडेंट्स को तो रोज मिलता होगा क्योंकि ये इस दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे एक सज्जन ने आकर ये कहा था कि हमने तैयारी करते देखे हैं, बनता तो आज तक नहीं देखा। तो वही आस पास तैयारी करते तो बहुत दिखते हैं, तो बनने वाला तो आज तक नहीं देखा। तो जब मैंने ये बात मेरे एक नजदीकी ब्रदर से शेयर की, तो वो जिन्होंने मुझे सदा मोटिवेट किया, तो मैंने उसको बड़ा दुखी मन से निधि ये बात कही थी। ये मैंने तुम्हें शायद कई बार अपनी मोटिवेटिंग क्लासेस में भी मैं बताती हूँ, लेक्चर्स में, कि मेरे उन ब्रदर ने कहा, मैंने उनको कहा भैया मैंने तो कभी आज तक कोई आरएएस देखा ही नहीं। मैं जब आरएएस बनी थी मैंने कोई आरएएस साक्षात देखा ही नहीं था। यूट्यूब हमारे जमाने में होता नहीं था। तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरती से बताया था उस दिन कि मैं दिखाऊं। मैंने कहा हाँ बट कैसे, हाउ कम।
तो वो वाश बेसिन था मेरे घर में, उस पर एक शीशा लगा हुआ था, वो उतार लाए थे और उन्होंने मुझे मेरा ही आईने में फोटो दिखाया था कि ये देख ले पहला आरएएस। तो निश्चित रूप से मैं मेरी जिंदगी में जिस पहले आरएएस से रूबरू हुई थी वो मैं खुद ही थी, क्योंकि मैंने तो कभी कोई आरएएस देखा ही नहीं था, बस सुना ही सुना था। और प्रतियोगिता दर्पण में उस जमाने में इंटरव्यूज आते थे और बड़ा सपना था, और ईश्वर की दया से, सरस्वती माँ की कृपा से मेरा खुद का साक्षात्कार एक दिन उसमें छपा। तो निश्चित रूप से निधि एंड सनी जी ने आपकी भूमिका है इसमें। जब ये इतना बड़ा यज्ञ होता है प्रतियोगी परीक्षा का, तो आहुतियाँ बहुत सारी दी जाती हैं। निश्चित रूप से मुखौटा हम अभ्यर्थी होते हैं जिसे सफलता मिली होती है, फोटो हमारा छप रहा होता है, लेकिन हमारे पीछे हमारी फैमिली, मदर इन लॉ, मदर फादर, परिवार, हस्बैंड, बच्चा, बहुत सारे लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से ये उन सबकी सफलता है आज के दिन, सबको बधाई। अच्छा निधि, दूसरा नाम आपने नीरज सर का लिया कि आप बीकानेर आश्रम गए थे और नीरज सर ने आपको मना किया था कि सीटें फुलफिल हो चुकी हैं और अभी जगह नहीं है, तो सर आपने फिर ये डिसीज़न क्यों बदला? मैंने ये डिसीजन उस टाइम हमारे पास ये लिमिटेशन थी कि हमारे को इतनी सीटें रखनी है। पिछले साल तक भी यही था, पर इस साल मैंने इसको फॉलो नहीं किया। वैसे ही मैंने सन्नी जी से मिला, तब मुझे लगा कि कैंडिडेट सीरियस है। और मैं इतना खुश हूँ आज कि इसका सिलेक्शन हुआ है। इस बात से पता लगता है कि 2018 में मैं बहुत दुखी था। मेरा एक ही टारगेट था कि भाटिया आश्रम बीकानेर से भाटिया आश्रम का टॉपर बच्चा होगा, जो इस बार भी नहीं कर पाए हम, क्योंकि वहाँ 2 रैंक पे एक फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक दोनों पर एक एक अभ्यर्थी है। 8th में भी हैं 3 लोग जो आप बीकानेर आश्रम को डिफीट दे चुके हैं। पिछली बार बहुत दुखी था। चलिए सर, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए आपको शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। सामने मैं चाहता हूँ इनमें से, और ये सब कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एज अ टीचर आपने क्या रिव्यू किया कि पहली बार निधि की 1172वीं रैंक रही एंड सेकेंड टाइम 9th रैंक रही, तो ये जो लगभग 1000 पायदान से ज़्यादा का जो गैप है, उसका कोई रीज़न था, लॉजिक था आपकी नज़र में, जो आप चाहेंगे कि बाकी अभ्यर्थियों को पता रहे, वो ये गलती ना करें? ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। इसने क्या 2 चीज़ें कही कि मैं एक ही चीज़ की डेप्थ में चली गई। मैं बच्चों की कॉपियाँ देखता हूँ, मेरे को आज 5 से 6 साल हो गए, मैंने कभी आरएएस की प्रिपरेशन नहीं की। मैं आप लोगों से ही पढ़ा हूँ और आप लोगों के साथ ही पढ़ा हूँ। थैंक जो यू आप सर। लोग पढ़ते हो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि बच्चे कर क्या रहे हैं। पर इसने ये जो बात कही ना कि मैं एक ही चीज़ की डेप्थ में चली गई। मैं बच्चों को देखता हूँ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। कल भी कोई क्वेश्चन था, वो कुछ पूछ रहा है और हम कोई उद्देश्य पूछ रहे हैं और हम बता रहे हैं वो उस सन में वो बनाया गया, इसलिए वह उद्देश्य पे नहीं जाएंगे, वो कहीं उसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं। इतने में उनका तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, बिल्कुल। तो वहीं खत्म हो गया। और मैं इस सारे सेटअप में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दूंगा वो दूंगा भाटिया सर को, ठीक है, और उनके स्टूडेंट को जो वहाँ काम कर रहे हैं यार, और इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, अपने उनका 10 से 20% भी नहीं करते हैं बीकानेर में। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अभी हमें आप समस्त से कि 2 बातें सर ने कह दी कि एक तो सर ने कहा कि टॉपर मुझे बीकानेर आश्रम का चाहिए, तो गुरु सदा मांगता है। गुरु ने एकलव्य से अंगूठा भी मांगा था और गुरु ने कृष्ण बन के अर्जुन से कहा था कि गांडीव उठाओ धनुर्धारी। तो परफॉर्म करके दिखाना है और नेक्स्ट बैच में इसी तरह से आप लोग आगे आए, इसके लिए मेहनत करनी है। एक निधि, अब हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे कि इस तमाम तैयारी में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? व्हाट वाज योर चैलेंज? सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैंने शादी के बाद प्रिपरेशन शुरू करी, तो जो अपनी सोसाइटी होती है वो अपने को एक तरीके से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि सराउंडिंग में अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो एक गैंग बना लेते हैं पूरी और अपने को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि ये आप कर ही नहीं सकते। मुझे ऐसे तक आ गया कि इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा अंडरग्राउंड होना पड़ता है, आप जैसे अभ्यर्थी इसके अंदर सफल नहीं हो सकते।
तो आपको कंटिन्यूअसली कोई लगातार डिमोटिवेट करे और उसके अंदर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। इसमें निधि मैं समझती हूँ सनी जी की भूमिका ग्रेट रही होगी कि जब हम बाहर से डिमोटिवेट होकर आए और जब अब किसी को बताते हैं, घर के किसी, कोई तो रखते ही हैं, देखो आप सभी लोग, हम जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर रखते हैं, है ना। और हिंदुस्तान में लाइफ पार्टनर जो है वो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति होता है कि जब हम बाहर से 10 बातें सुनकर आते हैं तो हम उसके सामने बयान करते हैं, फिर वो जो स्टेटमेंट देता है उसको हम सत्य मानते हैं। तो निश्चित रूप से सनी जी ने आपको उस दौर में संभाला। जी जी जी। तो वही है, शादी के बाद तैयारी करना, बीइंग अ मदर, क्योंकि लोग ये भी कहते थे कि आप अपने बच्चे को नहीं संभालते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक सही नहीं हो, आप गलत कर रहे हो अपने बच्चे के साथ में। तो खुद को इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा डाउन किया जाता था। उस समय मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे यही कहते थे कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने को अपने लक्ष्य की तरफ देखना है कि आरएएस बनना है। जब आप बन जाओगे आपका परिणाम सबके मुंह अपने आप बंद कर देगा। एक क्वेश्चन मेरा भी है, आज वो लोग क्या कहते हैं? आज वो लोग ये कहते कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम्हारा हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत बात निधि ने कही कि आफ्टर बीइंग अ मदर एंड इन अ मैरिड लाइफ इन इंडिया काफ़ी मुश्किल होता है। और बहुत सी ऐसी बच्चियां इस समय इस साक्षात्कार को सुनेंगी जो माँ बन चुकी हैं या जिनकी शादी हो चुकी है या उनके परिवार वाले सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें ज़रूर प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि उन मदर्स को कि इवन आफ्टर वर्क भी, काम के दौरान भी कई बार निधि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बच्चे को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ग्रोथ, आगे बढ़ना इंसान का पहला धर्म है और हमारे बच्चे हम ही से सीखते हैं। अगर हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। तो इसके लिए कभी कोई गिल्टी रखना कि भाई मैं आगे बढ़ने के लिए अपना समय दिन का उधर बिता रही हूँ, इसलिए मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे रही हूँ, कई बार एक गिल्टी का भाव भी आने लगता है और कई बार सराउंडिंग ये गिल्टी देने लगती है। तो ऐसा नहीं है, माँ बनने के बाद भी औरत के कुछ बेसिक राइट्स रहते हैं और निश्चित रूप से उसे अधिकार है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। और इसमें फैमिली की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि वो उस बच्चे के उस पार्ट को फुलफ़िल करें। एंड हम लोग जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं या जो अपने टारगेट्स लेकर के भी काम कर रही हैं, वो निश्चित रूप से बड़ी क्वालिटी मदर्स हैं। ऐसे मुझे लगता है कि जो समय वो बच्चे के साथ बिताती हैं, हम चीखते चिल्लाते डांटते पीटते नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा मिलता है तो हमें लगता है कि हम वो उसको प्यार से और इंटेलेक्ट से और भावनात्मक रूप से सपोर्ट करें, राइट। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है निधि, आपकी फैमिली को सैल्यूट, जिसने इस तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको सपोर्ट किया। अब मैं बात करूंगी निधि कि क्या आपने ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी की थी, और क्या आपको लगता है, बिकॉज अभ्यर्थियों में ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या हमें कई कॉम्पिटिशन्स में एक साथ हाथ पांव मारते रहना चाहिए या एक बड़े कॉम्पिटिशन पर ही फोकस रह जाना चाहिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? मेरा लक्ष्य स्टार्टिंग से आरएएस था, क्योंकि मैंने इनके सिलेबस देखे थे। यदि हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर लेते हैं तो सिलेबस सिमिलर रहता है और हम अन्य एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर समय ज़्यादा लगता है, 2 या 3 साल। यदि एक बार क्लियर ना हो तो वापस 3 साल के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए आप फॉर्म जरूर भरिए अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। एक निधि वैसे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत निराशा वाला दौर आया था, लेकिन फिर भी मैं इसके अलावा, बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, कि कभी ऐसी कोई घटना हुई जिस दिन लगा कि नहीं होगा। ये जानना इसलिए बहुत अहम है कि जो मेरा कंक्लूज़न है, एक बात स्मरण रहे कि गांडीव अर्जुन ने ही उठाकर रखा था, जो सर्वाधिक योग्य योद्धा था। जो सर्वाधिक योग्य होते हैं वही सबसे पहले आत्मविश्वास छोड़ जाते हैं। बाकी जिसका 10 साल नहीं होना उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा हाई रहता है, लेकिन जिसका सिलेक्शन, जिसको टॉपर बनना है ना, क्योंकि वो इमोशनली इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वो बड़ा जल्दी नहीं मुझसे तो नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा दौर कभी आया कि नहीं छोड़ो यार नहीं होगा, और उस दौर को तुमने कैसे टैकल किया, ये जानना
मेरे हमारे जितने भी जुड़े हुए लिसनर्स हैं, ऑडियंस हैं और अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा निधि? जैसे RAS 2021 का प्री का एग्ज़ाम हुआ था, 27 या 28 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद मुझे पता था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी और सबसे पहले मैंने साइंस ही उठाया। इमीडिएटली 20 या 25 दिनों के बाद पूरा सिलेबस चेंज कर दिया साइंस का और केवल 2 महीने दिए, आपको प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम देना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई, निराश हुई कि मैंने पूरा साइंस सिलेबस कवर कर लिया था और उसी को इन्होंने चेंज कर दिया पूरा। तो मैं इस चीज़ को कैसे कवर अप करूं? और बहुत ज़्यादा निराश हुई थी कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ को किस हद तक कवर करूं। ये सेकंड अटेम्प्ट की बात है जिसमें तुम्हारा हुआ सिलेक्शन? ओके, राइट। सेकंड अटेम्प्ट में 27 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था और उसके 20 दिनों बाद इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, RPSC ने, पहले चेंज नहीं किया। तो वो एकदम से इमीडिएट लेवल पर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी, कोई नोट्स अवेलेबल नहीं थे मार्केट के अंदर। तो उस समय भी मेरी बात हुई थी, मैम रचना मैम से भी बात हुई थी, प्रवीण भाटिया सर से, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि आपके पास जितने भी कंटेंट अवेलेबल है पहले, जैसे एथिक्स है, पब एड है, जिनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो मैंने उस समय उनको प्रिपेयर किया और उन चीज़ों का जो सिलेबस चेंज हुआ उनका थोड़ा सा मैंने समय रखा कि थोड़े से नोट्स या फिर कोई कंटेंट अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर, उसके बाद में मैं उसको प्रिपेयर करूँगी। तो इस तरीके से उस समय मैंने यही सोचा कि यदि हम मन के अंदर अपने विश्वास जागृत कर ले कि हम कर सकते हैं, तो ईज़िली वो चीज़ हमें कवर कर लेती है। लेकिन एक बार निराशा सभी के दौर में आती है जब एक लंबी प्रिपरेशन करते हैं हम, तो हमें ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस निराशा के दौर से कैसे निकलें। बिल्कुल निधि, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, निधि ने भी की है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जो गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं, रिकॉर्ड कीपर्स हैं, उन्होंने भी ये इस बातों का जिक्र किया है कि लाइफ में मोटिवेटेड हर समय बने रहना इंसानी मस्तिष्क के लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। थकान होती है तो ब्रेन आइडिया भेजता नहीं 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 होगा नहीं होगा। और मैंने एक लाइन निष्कर्षात्मक रूप से अनुभव आधारित पंक्ति आपको बोली है कि जिनके चयन की सर्वाधिक संभावना होती है वही सबसे पहले बैकफुट होते हैं। अर्जुन ने ही कहा था कि युद्ध नहीं होगा कृष्ण मुझसे, क्योंकि अर्जुन के पास सबसे ज़्यादा सामर्थ्य था। अब जो जिनके पास सामर्थ्य ही नहीं था वो कभी जाकर के आगे आकर के नहीं कह रहे थे कि नहीं 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 होगा, नहीं लड़ा जाएगा। तो द थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू आर टैलेंटेड तो ये भाव आ जाना स्वाभाविक है। और यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप सिंसियर हैं, तो तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा आपको ही होती है कि मैंने सिलेबस कर दिया, अब ये मेरा छूट गया, लॉस हुआ किसी चीज़ का। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेरे साथ निधि हुआ था कि मेरा जब एग्ज़ाम था तो उस समय मेरी एक अन्य सेवा का मेडिकल आ गया था जिसने मेरा काफ़ी समय ले लिया, और एक मैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, मुझे एडमिट करवाने की स्थिति में मैं आ गई थी। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि जब नेचर को कुछ देना होता है तो वो अपना एग्ज़ाम भी लेती है ना, RPSC के साथ साथ। तो उस एग्ज़ाम को हमें पास करना होता है, धैर्य बनाए रखना होता है, धैर्य का साहस अनूठा है। तो बीच में मत छोड़िए, लगे रहिए, जुटे रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा निधि, आपका डेली रूटीन क्या रहता था ये ज़रूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने डेली को जैसा जीते हैं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप अपने उस डेली के अकॉर्डिंगली डेवलप्ड होते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, तो वो डेली रूटीन एंड डेली सिटिंग के बारे में ज़रूर बताएं। सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है पढ़ने की। मुझे लेट नाइट स्टडी की आदत थी, मैं हमेशा रात को 2 या 3 बजे तक लेट नाइट स्टडी करती थी और उसके बाद में जैसे 8 बजे उठती थी मैं और डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो करके नहा के और फिर पढ़ने बैठती थी। तो मेरा ये रहता था कि मुझे सुबह 1 घंटा इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को देना है, तो मैं ग्रामर पोर्शन कवर करती थी और रात का 1 घंटा मेरा निबंध का रहता था कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे उसके अंदर एप्लीकेशंस भी होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है और हिंदी में निबंध होते हैं, तो वो लिखती थी मैं। तो ये डेली 2 घंटे मेरे उसके रहते थे और बीच के अंदर मेरा एक सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर करती थी। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता, क्योंकि अपन एक एरा से निकल कर दूसरे में घुसते हैं, तो एक्चुअली उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैं एक सब्जेक्ट उठाती थी, जैसे एथिक्स उठाया मैंने, और मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 2 या 3 दिन में उसे कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करके फिर उसका टेस्ट पेपर मैं रात को लिखती थी 9 से 12।
तो कुल मिलाकर लिखने का अभ्यास निधि ने जिक्र किया, और मैं भी ये बात सदा कहती हूँ कि सिर्फ बच्चे क्या है कि सिलेबस को कवर करने के पीछे भाग रहे होते हैं, वो पल भर भी रुक करके उन चीज़ों पर काम करना नहीं चाहते हैं जो ज़्यादा अहम है। जिस तरह से एक लकड़हारा चाहता है कि अगर बहुत सारी लकड़ियाँ दिन में काट दे तो उससे पहले कुल्हाड़ी शार्प करनी होगी, तो एक स्टूडेंट के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए पेन जो है वो एक उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसका टूल है। पेन से यहाँ तात्पर्य पेन घड़ने से नहीं है, लेकिन आपको लिखना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए हर चीज़ को। ये आपका टूल है कि आपको आता क्या कुछ है वो आपके हृदय में प्रविष्ट नहीं होंगे एग्जामिनर, जो आपका उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ होगा वही पढ़ा जाएगा। तो वहाँ एक शॉर्ट मोमेंट में, शॉर्ट प्लेस पर आप समस्त उत्तर को कवर कर पाएँ, क्योंकि बार बार निधि ने भी ये कहा, सर ने भी ये कहा कि बच्चे क्वेश्चन पूछ कुछ रहे हैं और एक्चुअली लिख वो रहे हैं जो उनको आता है, विदाउट विद दिस कंसर्न कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। जब आप साक्षात्कार में खड़े हैं प्रश्न को ध्यान से सुने, और जब आप प्रश्न पत्र लिख रहे हैं तो प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्री प्लान करें कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है और मेरे पास उससे संबंधित ब्रेन में, नॉलेज में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, क्या क्या इनपुट मैं दे सकता हूँ। और प्रतिदिन का अभ्यास, निधि ने कहा 1 घंटा डेली लिखने की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निधि, आपने ये तो बता दिया कि लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोलना कितना इम्पॉर्टेंट है आरएएस बनने के लिए? आरएएस के 3 पड़ाव होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हाँ, मेंस के अंदर हमारी लेखन शैली काम आती है, तो साक्षात्कार में हमारा संवाद किस तरीके से है वो काम आता है। तो नो डाउट हमें इसके लिए बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से डील करते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो हमारे इंटरव्यू के अंदर रूपरेखा तय करता है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर काफ़ी मार्जिन क्रिएट कर देते हैं। जैसे मेरे 60 मार्क्स आए हैं इस बार, कई लोगों को 40 मार्क्स भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से रैंक जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, और मेंस के अंदर, आरएएस के अंदर एक एक नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा रैंक वेरिएशन आ जाते हैं, 25-25, 30-30 रैंक का वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। निधि, आपके पिछले साल का स्कोर बताएं और कंपैरेटिवली इस बार जब आप सेलेक्ट हुए हैं तो कितना स्कोर रहा आपका? पिछली बार कट ऑफ थी 344 मार्क्स, और मेरे कट ऑफ से 4 नंबर ऊपर थे, 348 मार्क्स थे, और इंटरव्यू में मेरे 64 मार्क्स थे। क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी थी तो पिछली बार भी मेरे सही थे मार्क्स इंटरव्यू में, लेकिन मेरे मेंस में कम थे। तो मैंने उसी पर फोकस किया कि मुझे लेखन शैली को इम्प्रूव करना है। इस बार कट ऑफ थी 314 नंबर, और मेरे जो मार्क्स आए 388.25 आए हैं। कट ऑफ से लगभग 75 to 80 मार्क्स ज़्यादा है, और इंटरव्यू मेरे 60 मार्क्स हैं। लगभग वही रहे। तो कुल मिलाकर के हम सब की एक दुखती रग होती है, कमी होती है। मेरी एक खास सखी आईपीएस है, तो एक दिन उसने, जब हम तैयारी करते थे उस दौर में, निधि एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि बचपन से ही कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ों में हम थोड़े ख़राब होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों में हम अच्छे होते हैं हम हर दिन उन पर और काम करते रहते हैं, और जिन चीज़ों में ख़राब होते हैं उन दिनों से, उन चीज़ों से हमारा एस्केपिज्म डेवलप हो जाता है, हम उनसे भागते हैं और वो धीरे धीरे शनै शनै और ख़राब होती जाती हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अच्छी चीज़ों में और ख़राब चीज़ों में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। प्रोफेशन कोई भी हो, ये चीज़ सब पर लागू होती है। तैयारी के दौरान भी कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे से असेस कर सकते हैं कि ये मेरी कमी है, तो उस कमी को आइडेंटिफाई करके उससे प्रतिदिन भागना बंद करें, बल्कि उसके लिए तो कि ये तो करना ही करना है। निधि ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं रिटर्न में, लेखनी में बहुत बेहतर नहीं हूँ, तो मुझे 1 घंटा प्रतिदिन लिखना ही लिखना है, और मैं कुछ करूँ ना करूँ मैं लिखूँगी ज़रूर। तो जिस भी चीज़ में आपको लगता हो कि आप थोड़ा पीछे छूट रहे हैं, या जो आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है, उसको पेन से लिखिए और प्रतिदिन के लिए उसको ज़रूर समय दीजिए। मैं एक पुस्तक सबको रिकमेंड करती हूँ, ब्रायन ट्रेसी की, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले।
शायद तुम लोगों को भी जब कभी बात हुई तो मैंने सजेस्ट की, और कि उसमें एक लाइन है इनिशियली कि सबसे गंदा वाला मेंढक सबसे पहले निकले। तो तैयारी सदा बाहर से लगता है कि बन गए, लेकिन भैया 10 घंटे 12 घंटे प्रतिदिन लगातार पढ़ना, सोच के ऐसा नोज़िया फील होने लगता है, गर्दन में दर्द आने लगता है, एसिडिटी रहने लग जाती है, क्यों निधि? तो जब टॉपर्स हैं उनकी ये कॉमन सर्वाइकल रहने लग जाता है, सिर में दर्द होता है। तो ये कोई बहुत सहज और आसान और मज़ेदार सी दुनिया तो नहीं है। मेंढक तो निगलने पड़ते हैं निधि, लेकिन जो सबसे गंदा वाला मेंढक है ना, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है, उसको सबसे पहले निगल डालिए दिन में, और प्रतिदिन निगलिए, क्योंकि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा यदि पास करनी है तो जहां हम खराब हैं उस पर हमें काम करना ही पड़ेगा। यदि हम लिखने में चूक करते हैं तो लिखना सीखना होगा, बोलने में खराब हैं तो बोलने पर काम करना होगा, और अगर प्रीलिम्स के लिए कंटेंट बहुत सारा स्मरण रख पाने में हम खराब हैं तो हमें बैठ के शॉर्ट नोट्स बना के हर लाइन में जितने भी आंसर निकलते हैं उस पर काम करना होगा। और एक बात मैं ये कहती हूँ कि मनुष्य इतना ज़रूर सक्षम है कि जिस चीज़ में ख़राब है, यदि वो चाहे, यदि वो परिश्रम करे, यदि वो नियमित हो, तो उस चीज़ को वो सुधार सकता है। निधि, बस एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हर काम के जैसे कुछ डूज़ होते हैं, है ना, तो लेकिन कुछ डोंट्स भी होते हैं। तो इस तैयारी की दुनिया के डोंट्स क्या सीखे तुमने कि ये तो नहीं करना है? एक्चुअली मैंने 2018 की प्रिपरेशन जब करी थी तो मुझे ये नहीं पता था क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और मैंने उसमें करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया था मेंस की स्टडी में, जितना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर प्री होता है वो करंट ओरिएंटेड होता है पूरा कम्प्लीटली। तो मैंने अननेसेसरी इतना कंटेंट इकट्ठा कर लिया करंट से ओरिएंटेड, और जब मैंने पेपर दिया तो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो मुझे उसका इतना गिल्ट महसूस हुआ कि मैंने मेरा टाइम बर्बाद किया इतना करंट के ऊपर और उससे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो इसीलिए मैं आपको भी यही कहती हूँ कि मेंस के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, आईआर है, और इकोनॉमिक्स है, और सरकारी योजनाएं हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये करंट ओरिएंटेड रहती है। उसके अलावा क्रोनोलॉजी के ऊपर आप आधे दिन से ज़्यादा समय मत दीजिए, ताकि आपकी एक अप्रोच डेवलप हो और आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो अपने कंटेंट को सीमित रखिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए। मैंने पिछली बार अंडरलाइन नहीं किया था, जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा, कई बार अपन लिखते लिखते भूल जाते हैं कि अपने से पूछा क्या है, तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए जो भी आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा तो आपने उसको अंडरलाइन कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में मुझे क्या लिखना है, उसके सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, और उसका निष्कर्ष क्या है। कोई भी नॉर्मल इंसान है, सनी जी आई थिंक एक व्यापारी हैं, सर एक टीचर हैं, डे प्लान जैसे आप करते हो ना कि मुझे ये करना है, तो ईच क्वेश्चन का आंसर शुड बी प्लान्ड, कि आप पेंसिल से मोटा मोटा कि भैया ये पूछ रहा है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि 50 शब्द लिखने के बाद याद आता है कि मैं तो एक वाद्य यंत्र के बारे में लिख रहा था, तो मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। तो बेसिक्स ही हम छोड़ जाते हैं। तो जो मुझे पता है अपने आप ही वो एग्जामिनर को नहीं पता है। मैं लिख रहा हूँ तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि मुझे ये पता है। तो लिखने पर प्री प्लान होकर लिखना शुरू करें, यानी कि आंसर में आप क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं इसकी पहले से इमीडिएट प्लानिंग आपका ब्रेन कर ले, और उसको निसंकोच भाव से लिख भी लें कि ये 4 बातें मैं लिखूंगा। तो निधि की ये बात बिल्कुल वाजिब है। निधि, बुक्स वैसे तो आश्रम की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं मेरे ख्याल से तुमने मैक्सिमम वही पढ़ी हैं, लेकिन जो बहुत बार बताई जाती हैं कि ये इस टॉपिक के लिए ये किताबें पढ़ें, फिर भी एक बार विद्यार्थियों के लिए कि कौन कौन सी किताबों को तुम अहमियत देती हो? जैसे राजस्थान अध्ययन की किताबें आती हैं 9वीं से 12वीं तक, तो उसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उसमें भूमिकाएं लिखी हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री जब अपने पढ़ते हैं, जैसे क्रांतिकारियों की भूमिका, समाचार पत्रों की, महिलाओं की भूमिका क्या है, तो मैंने एक रजिस्टर बना लिया था अपना अलग ही। उसके अंदर 9 to 12 राजस्थान अध्ययन से संबंधित जितने भी टॉपिक जो हमारे सिलेबस से कोरिलेट करते हैं उनका पूरा मैंने कंटेंट तैयार कर लिया था कि कोई भी भूमिका पूछी जाएगी तो मैं एग्जैक्टली यही लिखूंगी उसके अंदर। जैसे प्रजामंडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन मैंने वहीं से प्रिपेयर कर लिया था रजिस्टर में। इसके साथ पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है। जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी लेते हो तो उससे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो पाता, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था।
ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की जो आरबीएससी की बुक्स आती है राजस्थान बोर्ड की, वो ली थी मैंने। और इसके साथ साथ 9th और 10th की आर्ट एंड कल्चर की आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं। आर्ट एंड कल्चर की और एक क्रांतिकारियों की है, मतलब हिस्ट्री से संबंधित है, वो वहाँ से प्रिपेयर किया था। और साइंस के लिए भी मैंने यही फॉलो किया था, एनसीईआरटी, आरबीएससी, जहाँ पर भी जो कंटेंट अवेलेबल था उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो इस तरीके से आप ऑथेंटिक सोर्स से जाइए, और यदि आपको बेस के तौर पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर सर जो बुक्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनको बेस के तौर पर रखिए और एनसीईआरटी, आरबीएससी से उनको एनरिच कर लीजिए अपने कंटेंट को, ताकि कोई भी फैक्ट ना छूटे आपसे। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर हम अभ्यर्थियों को जो उनके लिए डायरेक्टली काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब कन्वे कर चुके हैं। सर आप बीच बीच में, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है और आप तो देखते होंगे साल दर साल कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ बच्चे बड़े ब्राइट होने के बावजूद भी डीमोटिवेटेड होकर छोड़ जाते हैं, या प्रतिदिन वो फ्रिक्वेंसी बनाए रखना पढ़ाई की कि 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ पाना, 8 से 10 घंटे, ये कैसे मेंटेन रख पाएं बच्चे? इसके लिए भाटी आश्रम ने एक शेड्यूल बनाया है। बच्चे उस शेड्यूल को फॉलो बहुत कम करते हैं, जो मैंने अभी तक देखा है। उन्हें, जैसे हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पर हमने उनको एक शेड्यूल दिया है। हम आपको डेली आपका टेस्ट ले रहे हैं, हम उसका काम दे रहे हैं। पर आजकल बच्चे क्या चाहते हैं, जो सूरतगढ़ आश्रम में ऐसे ही होता है कि वीक में आपके 3 या 4 पेपर होते हैं, हम डेली जाते हो, डेली टेस्ट देते हैं। बीकानेर में बच्चों ने क्या बना लिया है, सभी बच्चों ने एक साथ होके कि भाई सर हमारे तो एक साथ पेपर लो। वो संडे को आते हैं, वो चाहते हैं कि सर संडे को हमारी क्लास करवा दो, संडे को हमारी कॉपी चेक कर दो। वो एक दिन में ही आरएएस, सब इंस्पेक्टर, टीचर, सब कुछ बनना चाहते हैं। हर किसी का एक ही दिन में हमें सब कुछ करना है। अब क्या है कि एक जिसको सब कहते हैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम, इनसे इतना कंटेंट आ गया है, अब उनको ये नहीं पता कि मुझे चूज क्या करना है। इतना कंटेंट है उसके ऊपर। पर मैं अपने शेड्यूल के ऊपर विश्वास करता हूँ कि शेड्यूल इतनी मेहनत से बनाया जाता है सूरतगढ़ में, वो भी सर द्वारा, भाटिया सर द्वारा। और मैं आज 2018 से आश्रम का संचालन कर रहा हूँ। यहाँ जितने बच्चों के सिलेक्शन हुए, मुझे लगता है 500 प्लस बच्चे आज जॉब में होंगे अलग अलग। कंटिन्यूएशन के लिए आपको डेली टेस्ट देने होंगे, डेली आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको एक शेड्यूल दिया गया है। और सिर्फ पढ़ना ही है, हमें सिर्फ पढ़ना है। हम आपका कोर्स 4 से 5 बार करवा देंगे। हमारा ये मानना है कि जो बच्चा 4 से 5 बार सिलेबस कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो नीरज सर ने आपको आश्रम की स्ट्रैटेजी बताई, और बाकी अगर मैं बहरहाल एक कंप्लीट बात करूं तो निश्चित रूप से शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, नियमितता की ज़रूरत रहती है निधि। तो इसलिए अपना मोटिवेशन बनाए रखें और प्रतिदिन अपने डे फॉर्मेशन पर फोकस करें। बहुत लंबा मत देखें, उससे डर लगता है, उससे तनाव होता है, लेकिन हाँ कल क्या करना है या आज क्या करना है उसको निभाते रहें शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, तो परिणाम अवश्य आएगा। और एक निधि ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं उसको कोट करूँगी कि बहुत, सर ने भी कही कि बहुत कुछ अवेलेबल है, तो सारा अवेलेबल आप अल्टीमेटली, ब्रेन तो इतना है और उसकी मेमोरी और उसका स्टेटस इतना है, तो सब कुछ डाल लेना मात्र यूज़फुल नहीं है ना। तो लड़ना तो एक गांडीव से था अर्जुन को, अब वो थोड़ा ना कि 70 धनुष रख लेगा अपने रथ में, तो रथ तो चलेगा ही नहीं ना। परंतु एन मोमेंट पर जो ये डाइवर्जन लेता है ना ब्रेन, ये कोई फायदा नहीं देता है, ये समय बर्बाद करता है। और इसी तरह से एक चीज़, एक बुक मैंने ऐसे ही किया था कि आईएएस मेरा नहीं हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं ये मानती हूँ कि मैंने तमाम बुक्स जो फर्स्ट बार डिसाइड की थी पढ़ ली, बहुत अच्छी पढ़ी थी, फिर हमें किसी ने गाइड किया कि अरे तुमने वो वाला पब्लिकेशन पढ़ा क्या, तो जो रिपीटेशन करने के बजाय सेकंड राउंड में मैंने वो नई वाली किताबें पढ़ डाली, तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। गलतियां वही होती हैं, सभी वही रिपीट करते हैं। तो हम आज डोंट्स की बात कर रहे थे, तो कृपया आप अपने कंटेंट पर, अपने टीचर पर भरोसा करें। इलाज करवाने जाएं तो अपने डॉक्टर पर भरोसा करें, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि एक दिन एक एंटीबायोटिक खा लिया, फिर दूसरे दिन अरे इससे तो आराम नहीं आया, अरे ये खा लें, अरे ये खा लें, है ना, अब इस डॉक्टर को दिखा दिया, अब इस डॉक्टर को दिखा दें। तो ऐसा मरीज जो है वो 4 बीमारियां और पाल लेता है। तो जो ऐसे बच्चे जो है आपको अपने आसपास दिखेंगे
कि जो बार बार टीचर बदल रहे हैं या बार बार बुक्स बदल रहे हैं, पब्लिकेशंस बदल रहे हैं, पढ़ने का कंटेंट बदल रहे हैं, इवन टारगेट्स बदल रहे हैं, कुछ लोग ज़िंदगी भर प्रोफेशंस बदलते रहते हैं, ड्रीम्स बदलते रहते हैं, कुछ लोग लाइफ पार्टनर्स बदलते रहते हैं, तो शांति कहीं नहीं मिलनी है ना। तो जो मिला है उस पर भरोसा करते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से शांति मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। तो निधि, फाइनली आज आपसे बहुत उम्दा परिचर्चा हुई और सबसे खूबसूरत बात जो मैं महसूस करती हूँ कि मोटिवेटिंग इंटरव्यूज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा एकेडमिक वैल्यूज़ का कंटेंट इसमें रहा। कौन सी किताबें पढ़ें, डेली रूटीन क्या रखें, है ना, क्या डोंट्स रहें आपके कि ये मत करें। तो इन सब चीज़ों के साथ आप जो तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में, उन्हें वन टाइम मैसेज क्या देना चाहेंगी जो वो चाहें कि भले अपने स्टडी टेबल पर वो लगा लें, वो वन टाइम मैसेज क्या रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैं जब 2018 में मेरा नहीं हुआ था तो मैं एक कोट हमेशा पढ़ती थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी इसमें सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी नाइस निधि। एंड मेरा एक आइडियल रहता था, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो परिणाम जो बात आई कि कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो अपने काम पर फोकस रखें। निधि ने बहुत खूबसूरती से बताया। और जो तैयारी का जब फाइनल दौर आता है तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल अपना चरम निकाल कर देना होता है। जितनी हमें क्षमता है मेहनत कर पाने की, वो समस्त निकाल के देनी होती है। क्यों निधि? बिल्कुल योगी का स्वरूप आ जाता है और मतलब आप दैवीय होने लगते हो, आप अलौकिक होने लगते हो जब आप पढ़ पढ़ के, एक तरह से जैसे योगी साधना करता है, घंटों साधना करता है, वैसा बनना पड़ता है। और आपका क्यों निधि तैयारी के साथ एक ऐसा सायुज्य है, एक ऐसा साधारणीकरण हो जाता है कि बस वही दुनिया लगती है कि बस ये कर लें, ये कर लें, ये टॉपिक कर लें, ये किताब कर लें, इसको रिपीट कर लें, वही सफलता है। रास्ते के साथ जब आपका इतना संयोग हो जाता है तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है। एक पंक्ति है, यह कौन धनुर्धर जाग रहा। निधि ने कहा मैं रात को पढ़ती थी, यह कौन धनुर्धर जाग रहा जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी कि जो भोगी बनने से सिर्फ जीवन में सक्सेस नहीं मिलती है कि यूट्यूब देख लिया, मूवी देख ली, अच्छे कपड़े पहन लिए। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जब आपको लगता है ना कि वो एक साधक साधना करता है और योगी बन जाता है, तब रिजल्ट आता है। तो कृपया करके यदि तैयारी करें तो पूरी करें, क्योंकि आपका रिजल्ट देना फ्यूचर वाले जो आगामी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक मैसेज होता है। निधि आज एक एग्जाम्पल हैं कि आप माँ बन चुके हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो भी आप सपना देख सकते हो। आज अगर निधि बैकफुट हो जाती, निधि पहली बार तैयारी करके छोड़ देती, तो तुम उस एग्जाम्पल्स को बढ़ा देती कि नहीं नहीं यार शादी के बाद बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं बच्चा होने के बाद बहुत मुश्किल है, या मैं अगर सेलेक्ट नहीं होती तो उस एग्जाम्पल को कि हमने तो तैयारी करते ही देखे हैं, बनते तो देखे नहीं हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है तैयारी करना। तो अगर आपने ये जिम्मेदारी उठाई है तो इसको निभा कर दिखाइए और रिजल्ट ला कर दिखाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं। फाइनली आश्रम की टीम, जो सर ने कहा, जो वहाँ विद्यार्थियों की दिन रात काम करती है, और उन सबके पुरोधा श्री प्रवीण भाटिया सर, जिनकी ये सब समस्त सोच रही है कि हर घर जो है उसमें ऐसे बच्चे हों जो प्रशासन में बैठें, सामान्य परिवारों के बच्चे, सामान्य परिस्थितियों के बच्चे निकल कर बाहर आएँ और अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो उन समस्त का सादर धन्यवाद और माँ सरस्वती का धन्यवाद कि आज आश्रम परिवार को एक और ऐसा साथी मिला है। आश्रम के विद्यार्थी अर्जुन नाम से जाने जाते हैं निधि, तो आज मैं आपके अर्जुन बनने को वेलकम करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू।